इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जो परफॉर्मेंस है वो भी मुझे देख के खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह जो 7 पॉइंट्स मैं ही करके गया था वही सारे परफॉर्मेंस है। और उसमें SSDO जो थी उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो ये थी कि इनके साथ मिलके हमने इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसको जो है वो फ़ाल किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो वहाँ पे फ़ाल हुआ। अब जहाँ तक ये इस वर्कशॉप का ताल्लुक़ है या टॉपिक का ताल्लुक़ है, ये देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी जमहूरियत के लिए कि आप जो पार्लिमान के अंदर बहस है उसको रिपोर्ट कैसे किया जाना चाहिए। सच्ची बात तो यह है कि सबसे पहले हमें अपनी पार्लिमान के अंदर डिबेट के लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये जो वर्कशॉप की है इसके 2 हिस्से थे। एक पहले आई अंडरस्टैंड के पार्लियामेंटेरियंस आए हैं और दूसरे हाफ में सहाफ़ी आए हैं। तो ये जो 2 सेगमेंट हैं ये सबसे अहम आप समझिए कि एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेगमेंट किसी भी जमहूरियत में। यानी पार्लियामान के जो मेंबरान हैं वो वहाँ पे गुफ्तगू क्या कर रहे हैं और वो रिपोर्ट कैसे हो रही है। ये एक समझिए कि माखज़ है एक जमहूरियत का। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये वर्कशॉप हुई है और जिसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब मिसाल के तौर के ऊपर हमारी जो पार्लियामेंट की जो स्पीचेज़ हैं, अब चूँकि PTV पार्लियामेंट है तो वो स्पीचेज़ जो हैं वो बाहर जाती हैं। पहली बात तो मुझे ये लगता है कि जो हमारी जो तमाम प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं उनको कम से कम अपने YouTube चैनल्स शुरू करने चाहिए ताकि उनकी जो स्पीचेज़ हैं वो भी अवेलेबल हो सकें लोगों को। और उनके जो मेंबरान हैं, जो उनके मेंबरान की जो स्पीचेज़ हैं वो उनके जो हल्के के लोग हैं वो सुन सकें और जज कर सकें कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की है और उनका क्या नैरेटिव है असम्बलियों में। क्योंकि इस वक्त जो तमाम इंतज़ामी इख्तियार हैं वो सूबों के पास हैं। हम सुबह उठते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, सूबाई मसला है। जिस सड़क पे हम ट्रैवल करते हैं सूबाई मसला है। जिस ट्रांसपोर्ट पे हमने जाना है सूबाई मसला है। बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाना है, सूबाई मसला है। हमने कोई किसी काम के लिए पुलिस से हमारा अगर वास्ता पड़ता है, सूबाई मसला है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है उसकी जो कारकर्दगी है वो लोगों के सामने आए। और मेरे ख्याल में आप चूँकि अगर आप सब टेलीविज़न चैनल्स, वैसे तो टेलीविज़न चैनल बनाना भी इतना महंगा काम अब नहीं रहा असम्बलीज़ के लिए, लेकिन अगर आप चैनल्स नहीं बना सकते तो YouTube चैनल्स तो आप बनाइए ताकि आपको पता चले कि आप वहाँ पे बात क्या कर रहे हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, थोड़ा चूँकि ज़्यादा प्रिंट मीडिया में हम हैं और प्रिंट मीडिया के लोग हैं, मैं ये समझता हूँ, देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहले भी जब मैं मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन था, मैं उस वक्त मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी कि 2 साल में जो डिजिटल मीडिया है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और आपने देखा आप तमाम सहाफ़ियों के हमारे अपने अपने प्राइवेट चैनल्स हैं। ये बात सही है कि एक तरफ लोग जो हैं उनको नौकरियों से हाथ धोने पड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी नौकरियां जनरेट भी हुई हैं इधर। जो हमारी जो सहाफ़त है उसको भी नए जो टेक्नोलॉजी है उसको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। हम आंखें बंद करने से तो टेक्नोलॉजी को इनकार नहीं कर सकते। मतलब हम सारे रोयते हलाल के मेंबर तो नहीं हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम टेक्नोलॉजी को सारे जो हैं वो साथ लेके चलें। तो और उसके मुताबिक जो है वो ताकि हम एक उसको बना सकें हम कि नई जो हमारी एक जहद है, जो नया ज़माना है, उसको उसके मुताबिक हमने सब ने जो है वो लेके चलना है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि असम्बली के अंदर मिसाल के तौर के ऊपर मेरे नज़र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिबेट असम्बलीज़ में, प्रोविंशियल असम्बलीज़ में होनी चाहिए वो ये है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं हो रहा। आप देखिए कि हमारे तमाम जो सूबे हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर साहिबान हैं वो गला फाड़ फाड़ के नेशनल फाइनेंस कमीशन के हक़ में बात करते हैं, लेकिन MPs जो हैं उनका काम है कि वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के ऊपर भी सूबों को मजबूर करें। वो वहाँ पे बात ही नहीं होती है। जब तक आपकी जो इख्तियारात की मरकज़ियत है वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर हाउस में रहनी है और डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं जानी है, आम आदमी तक एम्पावरमेंट नहीं आनी है, तो आप कैसे उसको जो है वो जस्टिफाई करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ जो डिबेट है पार्लियामान की वो गवर्नेंस के ऊपर और हमारे इश्यूज़ के ऊपर जो है वो फोकस्ड होनी चाहिए। फिर सेकंड बात यह है, देखिए मैं जो हमारी रिपोर्टिंग का फॉर एग्ज़ाम्पल अखबार अगर आप रोज़ पढ़ें, ख़बर की तो उतनी अहमियत नहीं रह गई है प्रिंट मीडिया के लिए, क्योंकि ख़बर तो देखें रात को 12 बजे तक जो अपडेट होती रहती है, सुबह जब आप अखबार खोलते हैं उससे 1 मिनट पहले तमाम ख़बरें बदल चुकी होती हैं। तो आपका क्या जो प्रिंट मीडिया का स्पेशली फंक्शन होना चाहिए वो तो ज़्यादा संजीदा सहाफ़त की तरफ जो है वो होना चाहिए। और होना ये चाहिए कि हमें मिसाल के तौर के ऊपर आज भी आप तमाम अखबारें उठा के देखें तो आपको एहसास ही होगा
कि तमाम अखबारों की जो लीड है वो एक्चुअली कल की कोई बयान है किसी ना किसी का, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब का हो, चाहे वो अपोजिशन लीडर का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो, लेकिन वो तो टेलीविज़न जो है वो 10 दफ़ा दिखा चुका है। तो सवाल ये पैदा होता है कि प्रिंट मीडिया का फिर क्या फंक्शन होगा। प्रिंट मीडिया का तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि उस बयान के पीछे की कहानी लोगों को बताए, उस डिबेट के ऊपर क्या है, वो क्यों हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर जो बात हो रही है वो क्यों हो रही है। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखिए कि अगर आपका चूँकि टॉपिक भी जो है वो है थोड़ा कि एक्सट्रीमिज़म को कैसे कर्ब करना है, बच्चियों की कम उम्र बच्चियों की शादी का बिल है। सऊदी अरब और ईरान जैसे ममालिक जो हैं वो बैन कर चुके हैं कम उम्र बच्चियों की शादी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट नहीं बैन कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि एक माहौल इस तरह का क्रिएट हो गया है कि तमाम लोग हमारे जो पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे MP साहिबान में, खुसूसन मैं समझता हूँ पंजाब असम्बली में कई फैक्टर्स की वजह से ये माहौल क्रिएट हो जाता है कि देखें मुझे रोज़ सुबह उठ के कुछ ऐसा करना है कि लगे कि मैं सुपर मुसलमान हूँ और बाकी सब जो हैं वो ऑर्डिनरी लोग हैं। तो जब आप एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे फिर क्या होगा? फिर हर आदमी रात को ये सोचेगा कि मैं सुबह क्या क्या करूँगा कि मेरे तमाम तवज्जो मेरी तरफ आ जाए कि जी मैं देखें कितना बड़ा मुसलमान हूँ और बाकी सारे सबको तो पता ही नहीं है इस्लाम का। ये जो माहौल हम क्रिएट कर रहे हैं ये बड़ा ख़तरनाक है। इसके नतीजे में पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म में बहुत इजाफा होगा और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़र्ज़ है कि वो इस चीज़ को महसूस करें और लीडरशिप दें लोगों को। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो मीडिया की है, मीडिया का ये इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे भी ये आता है कि वो जब रिपोर्टिंग करें तो वो लोगों को इसके जो ख़तरनाक असरात हैं इस सोच के उससे भी आगाह करें। ये डिबेट की है, इन्होंने की है, इन्होंने क्यों की है, क्या इनके पार्लियामेंट के हलके जो हैं जो जिस ये अगर बात ये कर रहे हैं तो क्या ये इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने हलके के अंदर कोई मदरसा है जो इनको इसके ऊपर मजबूर कर रहा है? अगर ये कोई बात कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, कैसे हो रहा है, सो दैट लोगों को एक पढ़ी लिखी बात समझने का भी मौका मिले, एक हकीकत का भी इदराक हो कि क्या हो रहा है और किधर मामला जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। सो मेरी नज़र में ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है। इसके नतीजे में एक जो आपका जो समझिए कि जो एक सीक्वेंस है, जो एक सिलसिला है, जो कहानी है वो जुड़ती है। पार्लियामेंटेरियंस बात करते हैं, सहाफ़ी रिपोर्ट करते हैं और अवाम उस जो रिपोर्टिंग होती है उसके ऊपर अपनी ओपिनियन कायम करते हैं। सो ये जो सीक्वेंस है एक हमारा ये तय करता है कि मुल्क में डेमोक्रेसी की क्वालिटी क्या होगी। अगर जमहूरियत होना काफ़ी नहीं है, वो तो हिटलर भी वोट लेके आ गया था, नरेंद्र मोदी भी वोट लेके आया हुआ है, लेकिन ये जमहूरियत तो नहीं है, वो तो फाशिज़म है। सो जमहूरियत को अगर हमने फाशिज़म बनने से रोकना है तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल सहाफ़ियों का है कि उन्होंने ये बताना है लोगों को कि कौन कैसे यहाँ पे फाशिस्ट बनता जा रहा है और उसको हमने रोकना है। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों को एक रियलिटी बेस्ड हकीकत पर मबनी जो स्टोरी है वो लोगों को पता हो ताकि पब्लिक ओपिनियन जो है वो रोके हमें फाशिस्ट बनने से। तो अगेन आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोगों ने यहाँ पे मुझे बुलाया और तमाम लोगों से मुलाकात। मेरा ख्याल है मियां असलम साहब उसको कर लेते हैं रेगुलेटरी। जी बिल्कुल, दो अलग-अलग सवाल हैं तो उनके जवाब मैं दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि दोनों जो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ये मुद्दे उठाए थे, दोनों के ऊपर मुझे मुस्बत जवाब मिला है। नंबर 1, 2 दफ़ा वफाकी काबीना ये कह चुकी है तमाम सूबों को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड करें, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है
पंजाब हुकूमत को और खैबर पख्तून हुकूमत को सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं। अब इशू ये नहीं है, अब वो कहते हैं कि जी हम कर देते हैं। अब कर क्या देते हैं, वो नया फार्मूला ला रहे हैं जिसका मतलब ये है कि आप 15 या 20% पैसा डिस्ट्रिक्ट्स को दे दें, उसका तो फ़ायदा ही नहीं है। जो 2006 का अवार्ड है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का, जिसके तहत 2006 में जो 60% पैसा था वो डिस्ट्रिक्ट्स को डिवॉल्व हुआ था, वो अवार्ड बुनियाद जो है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की, वो फार्मूला बनना चाहिए। अब इसके ऊपर, और मैं आपको बता दूं, चाहे तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर्स हों या पीपल्स पार्टी के हों या PMLN के हों, इन्होंने कभी ये नहीं करने देना, क्योंकि तमाम इख्तियारात जो हैं वो इस वक्त लाहौर में, कराची में, पेशावर में, कोयटा में मुर्तकज़ हैं। और वो क्यों वो डिस्ट्रिक्ट्स को देंगे, वो तो नहीं देंगे। ये जब तक मीडिया, पार्लियामेंटेरियंस अपना प्रेशर असर्ट नहीं करेंगे, चीफ मिनिस्टर्स इसके ऊपर नहीं आएंगे। सो चाहे कराची हो, देखें कराची की तो हम बात वैसे करते हैं ना, इशू इज़ गोटकी का प्रॉब्लम देखें क्या है। सिंध जो है वो बहुत बड़ा पैसा गोटकी के नाम के ऊपर जो है वो गैस के नाम के ऊपर लेता है, लेकिन गोटकी की क्या हालत है, बदीन की क्या हालत है। इसी तरीके से करक जो है, आप देखिए उसका तमाम गैस का वहाँ पे आता है, सो उसको तो पैरस होना चाहिए जितना पैसा वहाँ पे लग रहा है या लगता जा रहा है। तो सवाल ये है कि जब तक हम वसाइल की जो फेडरेशन है ना, फेडरेशन या मुल्क जो हैं वो इंसाफ के ऊपर कायम रहते हैं, और इंसाफ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वसाइल की जो तकसीम है वो जस्टिफाइड फार्मूले के ऊपर हो। लिहाजा ये चीफ मिनिस्टर्स के हाथ में इतनी ज़्यादा, मसलन शहबाज शरीफ साहब को अगर आप लें, 17 ट्रिलियन रुपया उन्होंने एक आदमी ने 10 सालों में ख़र्च किया। ये मुराद अली शाह साहब और कायम अली शाह साहब ने 14 ट्रिलियन रुपया ख़र्च किया। आप मुझे बताइए, इतना पैसा खर्च होने के बाद पुलिस कहाँ पे खड़ी है, इतना पैसा खर्च होने के बाद हेल्थ सिस्टम्स कहाँ पे खड़े हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी जो है वो कहाँ पे खड़ी है। तो इसका मतलब यह है कि ये सिस्टम नहीं चल सकता। सो नंबर 1। और फिर पंजाब जैसा बड़ा सूबा, 12 करोड़ की आबादी, दुनिया का अगर ये नवा बड़ा मुल्क है अगर आप आबादी के हिसाब से देखें, इस तरह तो नहीं एक आदमी को जो इख्तियार दिए जा सकते। दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो आपने बात की नवाज़ शरीफ साहब की, देखिए नवाज़ शरीफ साहब की सेहत को लेकर के अब उनकी अपनी फैमिली को भी कोई डाउट नहीं है कि वो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छी बात है, अल्लाह उनको सेहत दे। हम सब भी दुआ गो हैं, आप भी दुआ गो हैं कि अल्लाह नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो सेहत दे। अब सिर्फ देखने वाली बात यह है कि अब तो नवाज़ शरीफ ज़ाहिर है लंदन में फिर रहे हैं, कॉफ़ियाँ पी रहे हैं, और एक सियासत और हो रही है, आपा और पापा चाचा की सियासत को बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं। अब और तो कुछ नहीं हो रहा ना। अब सवाल ये है कि क्या ये जो नवाज़ शरीफ साहब अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और उनकी सेहत ठीक है, क्या जाते हुए भी इतनी ख़राब थी? लग रहा है नहीं थी। क्यों लग रहा है? क्योंकि जो ही नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वहाँ पे उतरे हैं वो तो बिल्कुल 20 साल के जवान बन गए। और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जब यहाँ हाई कोर्ट ने मांगी, पंजाब वालों ने मांगी, उन्होंने नहीं दे सके। और इसका मतलब ये है कि जो रिपोर्ट्स यहाँ पे थी वो जाली थी। और अब कल जब हमने ये मुद्दा उठाया PM साहब के साथ, तो उन्होंने इसके ऊपर एग्री किया है और अब पंजाब हुकूमत को कहा गया है कि वो प्रोब करे। और आपको मालूम है कि ये पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन 467 और 468 है, उसके तहत ये फ्रॉड है और इसमें मिनिमम सज़ा 10 साल है। तो आप देखते हैं कौन कौन पकड़ा जाता है। देखिए मेरा ये ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब की शिकवा काफ़ी वज़न है। पहली बात तो यह है कि नैब हमारे ज़ेर इंतज़ाम नहीं है। नैब इंटरनल इंडिपेंडेंस है, उसके अपने स्टैट्यूट में इनहेरेंट है। उसको नैब को आप एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन जो है वो नहीं दे सकती, लिहाजा नैब हमारे अंडर नहीं है, पहली बात। नंबर 2 ये है कि जिस केस में चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया गया है वो वाक़यातन प्राइमा फेशिए
देखिए, एक तो मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ियों का और हमारा आवाम का इंटरेस्ट ये होगा कि जब नैब इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में लोगों को बुलाए तो उनके जो तर्जुमान हैं वो मीडिया के ऊपर आएँ और स्पेल आउट करें कि क्यों बुलाया गया है, क्या वजह है, एविडेंस उनके ख़िलाफ़ क्या है और हम आगे क्या। ताकि देखिए ना, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब को मजाक तो नहीं है, आप इतने बड़ा ऑफिस जो है उसके ऊपर इतनी नज़रें हैं, जब आप उनको बुला लेंगे तो जाहिर है फिर सवाल उठेंगे। और इसके ऊपर जाहिर है कि एक कंसेंसस है। आप किस तरह से चीफ़ मिनिस्टर को कह सकते हैं कि फ़लाने होटल को आपने शराब का लाइसेंस क्यों दे दिया या क्या कर दिया। इतना जानदार जो है वो केस नहीं है, बट अगेन अंडर इन्वेस्टिगेशन है। बट नैब को मैं समझता हूँ कि तमाम दोस्तों को, सहाफ़ियों को ज़रूरत है कि कॉन्फिडेंस में ले कि है क्या मामला। अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो रिपोर्ट्स बनाई गई थी उस वक़्त तो फ्रेंकली जिस तरह से मीडिया के ऊपर या बाकी एक ओवरऑल माहौल था, वो तो यही था कि हर आदमी को ये हो रहा था कि यार नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बीमार हैं। मैं वैसे उस वक़्त भी कह रहा था कोई बीमार नहीं है, अन्य भी ना तर्स खाओ, लेकिन उस वक़्त सारे कह रहे थे कि बीमार है तो उनको जो है वो जाना चाहिए और ये होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जो डॉक्टर्स हैं या बोर्ड है या अदालतें हैं या गवर्नमेंट है, वो फैसला करते हुए किसके ऊपर रिलाई कर रही थी? वो उन रिपोर्ट्स पर रिलाई कर रही थी जो उसके सामने रखी गई। अब मसला फैसला करने वालों का नहीं है, मसला ये है कि वो रिपोर्ट्स कैसे जनरेट हुई। मसला ये है कि वो लेबॉर्ट्री जिसमें उनको रिपोर्ट्स भेजी गई, क्या वो लेबॉर्ट्री के जो टेक्नीशियंस हैं, क्या उस लेबॉर्ट्री के जो ज़िम्मेदारान हैं वो मिले हुए थे या नहीं मिले हुए थे। और ये तो एक प्रोब होगा तो पता चलेगा कि उसमें और कौन कौन लोग जो हैं वो मुलव्वस हैं। और दूसरा जो आपका सवाल है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सुलह वाला जो है कोई मामला ही पेश आया है कि जिसके बाद कोई सुलह होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि रेंट ए क्राउड पार्टी चला रहे हैं इस वक्त फजलुर रहमान साहब, और इस वक्त चाहे मरियम नवाज़ हों, चाहे नवाज़ शरीफ हों, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हों, इनका दर्द एक ही है, और वो दर्द ये है कि हमारे ख़िलाफ़ केसेस बंद होने चाहिए। लिहाजा जब भी केसेस में तेज़ी आती है वो एक पॉलिटिकल दबाव पैदा करना चाहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अभी आप देखिए कि जो फैटफ है, फैटफ का क्या है, फैटफ तो पीपल्स पार्टी और PMLN की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया है। अब मसलन मैं आपको अपनी मिनिस्ट्री में बताऊं कि हमें फैटफ से क्या प्रॉब्लम है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है, लेकिन हमारे पास, और ये इसके बावजूद है कि हमारे पास पेपैल की सहूलत नहीं है। अब अगर पेपैल हो तो हम इसमें, और हमारी एक्सपोर्ट इस दफ़ा कोई 2-3 बिलियन डॉलर की हैं, ये हम इसमें बहुत इजाफा कर सकते हैं। अब फैटफ की वजह से हमारे पास इंटरनेशनल गेटवे नहीं आता और हमें पेमेंट्स हमारे बच्चों को नहीं हो पाती। सो ये मेरा आपका सब लोगों का इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान फैटफ की लिस्ट से निकले। अब जब आप फैटफ की लिस्ट के लिए लेजिस्लेशन लाते हैं तो अपोजिशन अपना नैब का पलंदा लेके आ जाती है कि जी 37 टोटल प्रोविजंस हैं नैब की, उनमें से 34 जो है वो रिपील कर दें। देखें, इसके ऊपर तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ये PTI की जो इमरजेंस हुई है वो एक एंटी करप्शन पार्टी के तौर के ऊपर हुई है, एंटी ग्राफ्ट पार्टी के तौर के ऊपर हुई है। अगर आप उससे पीछे हट जाएंगे तो हमारा वोटर जो है वो फिर हमारा गिरबान पकड़ेगा। लिहाजा उससे हम पीछे हट नहीं पाते, और ये उसके लिए जो है वो एक, चूँकि इस वक्त देखें ना, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब तो मिल के भी अगर जलसा करें तो लाहौर और रावलपिंडी में वो कोई मैरिज हॉल में भी इतने बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने क्या इस वक्त तहरीक चलानी है। लिहाजा वो क्या कह रहे हैं कि वो मदरसे के बच्चों को कह रहे हैं कि हमें रेंट के ऊपर जो है वो क्राउड मिल जाए और हम तहरीक चला लें। और फजलुर रहमान साहब के चूँकि अकरम दुरानी साहब हों, अताउर रहमान हों या बाकी उनके ख़ानदान हो, सब के ऊपर नैब के केसेस हैं, वो चाहते हैं कि ये हुकूमत जल्द अज जल्द जाए। और सब बेसिकली
ये जो तहरीक है सिर्फ पैसे हलाल करने का एक आइटम है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। साहब आपने ये बताएं कि 18 तरमीम के बाद आपने कराची के लिए जो वफाक ने कमेटी बनाई है, क्या ये आप उसको बेहतर समझते हैं क्योंकि ये सूबे पे हमला नहीं है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि येट अगेन ये जो आप हमारी जो पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स हैं उनके लिए क्लासिक केस है ये समझने का, स्पेशली जो लोग कराची को कवर कर रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि कराची के शहर में क्या है। कराची के शहर में PTI और MKM वहाँ की रिप्रेजेंट कर रही हैं, पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नमेंट में है, कराची में वो अपोजिशन में है। लिहाजा हो क्या रहा है कि कराची जो है वो सूबे की हुकूमत के अंदर निगलेक्टेड है। इसीलिए मैं दोबारा आपके पास दोबारा आऊँगा कि दुनिया में इसलिए सिटी गवर्नमेंट्स का अब तस्वर है। आप जब तक छोटी नहीं करेंगे गवर्नमेंट्स, आपके मसाइल जो हैं वो उसमें हल नहीं होते। अब कराची में पीपल्स पार्टी अकलियत में है, सिंध में वो अक्सरियत में है, लिहाजा वहाँ पर एक पॉलिटिकल जो है वो आपका एक डायलमा पैदा हो गया। अब असूली तौर के ऊपर अगर तो आपस में कोई आप समझिए कि मिनिमम कॉमन एजेंडा हो तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद बैठ के और फैसला कर लें कि जी हमारे फंक्शन क्या होंगे, आपके फंक्शन क्या होंगे, तो इसका वो हो नहीं रहा। लिहाजा वहाँ पर जो सेटलमेंट है वो अब यही हुई है कि आप तीनों पार्टीज़ बैठें और एक मिनिमम कॉमन एजेंडे के ऊपर जो है वो बात करें। मेरा ये ख्याल है कि अल्टीमेटली देखें, मेरा आपका कराची के शहरियों का मसला तो यही है ना कि जब बारिश आए तो ये ना हो कि हम अपने घरों में झीलें बन जाएं। हमारे रास्ते खुले रहने चाहिए, स्कूल ओपन रहने चाहिए, अस्पतालों में सहूलतें होनी चाहिए। मसले तो हमारे ये हैं, तो उसके लिए इकट्ठे होकर काम करने में क्या प्रॉब्लम है? तो जाहिर है ये प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। देखें जी, जो आपने जो सवाल किया है ना, और सर ये जो आपका सवाल क्रक्स है इस सारी बहस का, और मसला ये है, ये जो हमारे जो नैब से जो गिले आते हैं या जो PM साहब ने, आपको याद होगा 2 महीने पहले कहा कि जस्टिस सिस्टम फ्लॉड है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग जो हैं वो मंतकी इंजाम देखना चाहते हैं। हम ये देखते हैं कि नैब को हमने करोड़ दफ़ा ये बात पब्लिकली ये बात की है, छुप के नहीं कही, पब्लिकली कहा है कि आप मेहरबानी करें, आप जो केसेस सामने हैं उनको मंतकी इंजाम तक लेके जाएं। हम ये देखते हैं कि वो केस जो शुरू होता है वो दरमियान में ख़त्म गुम हो जाता है, नया केस शुरू हो जाता है, किसी को बुला लिया, किसी को कर लिया। अब ये हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम है। देखें, हुकूमत नैब को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के ऊपर एडवाइस नहीं कर सकती, ना हम उनको कह सकते हैं आप ये करें या वो करें। हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी अपना व्यू देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर हम अपना व्यू दे रहे हैं। बाकी अब ये है कि ये निज़ाम चूँकि बनाया हुआ मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का सिस्टम है, असूली तौर के ऊपर जो अगर आप समझें कि जो PTI की हुकूमत की जो बड़ी, मैं समझता हूँ कि हमारी मामलात जिनकी तरफ जाने चाहिए थे वो जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म था, जो अभी तक हम नहीं ला सके। जस्टिस PTI की प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरा ख्याल है 10 दफ़ा तो काबीना में ये बात कही है, और लॉ मिनिस्टर साहब को कि हमें अपने जुडिशल रिफॉर्म्स जल्द अज जल्द लेके आने चाहिए। मुझे उम्मीद है, अगरचे फ़रोग नसीम साहब का ताल्लुक PTI से नहीं है, बट हमारा जो मेन एजेंडा है वो जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म है, एंड आई होप यू विल वर्क फॉर दैट। सही बात नहीं, देखिए बात यह है कि आप बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि ओवरऑल जो सिचुएशन है महंगाई की और वो उसमें जो है वो बेहतरी क्यों नहीं आई। जो आटा और चीनी की कीमतें हैं अगले इंशाल्लाह आप देखिएगा 15 से 20 दिनों में उनमें आपको वाज़े कमी आ जाएगी। प्रॉब्लम पाकिस्तान का देखें ना क्या है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है 1947 से लेके 2006 तक
पाकिस्तान ने टोटल जो कर्ज़ा लिया था वो 6 ट्रिलियन था। उस 6 ट्रिलियन में हमने क्या क्या किया? हमने पहले अपनी पाकिस्तान की फ़ौज बना ली, हमने बहरिया बना ली, हमने एयरफोर्स बना ली, हमने इस्लामाबाद का शहर बना लिया, हमने गवादर जो है वो ख़रीद लिया, हमने मोटरवेज़ बना ली, हमने अपने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स जो हैं वो बना लिए। ये तमाम काम हमने 6 ट्रिलियन में किया। 2008 में जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, और 2018 में जब हमें हुकूमत मिली, तो ये कर्जा 6 ट्रिलियन से बढ़ करके 26 ट्रिलियन पे चला गया। अब आप बताइए कि नवाज शरीफ से और जरदारी साहब से ये पूछने वाली बात है ना कि ये जो कर्जा था, ये जो हमने 6 ट्रिलियन से 26 ट्रिलियन पे लेके गए हम, ये आखिर पैसा गया कहाँ? अब हमारा तमाम तर बोझ जो है इकॉनमी का, जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं या जो आप ओवरऑल मईशत की बात कर रहे हैं, वो उस दबाव के नीचे है जो हमें महसूस हो रही है। ठीक है, आखिरी कर लिए, आखिरी के बाद ये आखिरी। अच्छा, आपके बारे में तासुर ये है कि आप अपनी गलत से मुतमईन हैं। आपकी आज की गुफ्तगू से भी लगा कि आपको वज़ारत इत्तलात के ज़माने की बातें भी याद हैं, लेकिन आपने हमें कोई अपनी कार्रवाई अपनी साफियों में जब बैठा हूँ आप हमें अपनी बताएं कि आपकी कारकर्दगी क्या है, आपकी हिफाजत की, ताकि हम कुछ पॉजिटिव वोटिंग भी कर सकें। सोशल मीडिया में कौन सी पाबंदियाँ लगी बताएं ना, नहीं को बता देना। 2-3 आपने कहा पाबंदियाँ लगाई हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि 2-3 सॉरी दोबारा बोलिएगा। हमारे फ्रेंड्स के जो कि सीनियर सहाफ़ी भी और जूनियर सहाफ़ी भी, और उसके थ्रू एक अच्छी अमाउंट अर्न कर रहे हैं वो लोग जो कि बेरोजगार हो रहे हैं। तो इस पर पाबंदी का प्लान बनाया जा रहा है, और अभी बहुत से चैनल ऐसे हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आप इंडिविजुअली अपना यूट्यूब चैनल रन नहीं कर सकते। तो इस हवाले से गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, और आपका पर्सनल वर्जन क्या है कि यूट्यूब चैनल पर या इस तरह से आज़ादी इज़हार पर पाबंदी लगनी चाहिए? इसको रेगुलराइज तो किया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल बैन नहीं किया जा सकता। देखिए, सबसे पहले जब ये पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट के किसी केस में ये किसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात जो है वो एक जज साहब की तरफ से आई थी, हुकूमत की तरफ से कभी कोई ऐसी बात जो है वो नहीं आई। और सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में कोई पाबंदियाँ नहीं है। पाकिस्तान आज भी जो है वो पाकिस्तान, अगर आप किसी मुल्क से भी कंपैरिजन करें, पाकिस्तान आज सबसे ज़्यादा इब्लाग की आज़ादी के हवाले से वो मुल्क है। यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर या इवन पबजी के ऊपर जो लोग भी पाबंदी की बात करते हैं, एक्चुअली इसका मतलब यह है कि उनको फिर टेक्नोलॉजी मार्केट की समझ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये जो कंपनीज़ हैं, ये जो अमेज़न है, गूगल है, यूट्यूब है, ये कंपनीज़ ख़ुद मुल्कों से बड़े बजट्स की हामिल कंपनियां हैं। अब हमारा क्या इंटरेस्ट है? हमारा ये इंटरेस्ट है कि ये कंपनियां पाकिस्तान में आएँ और अपने ऑफिसेज़ क्रिएट करें। जब ये ऑफिसेज़ क्रिएट करेंगी तो जो आप कह रही हैं कि नौकरियां, फॉर एग्जांपल अगर गूगल पाकिस्तान में ऑफिस बनाता है या अमेज़न बनाता है या टिकटॉक बनाता है, उसका मतलब ये है कि हज़ारों नौकरियां उस ऑफिस के साथ एफिलिएट होंगी और वो आएंगी। जब हम कहेंगे कि नहीं हम आपको बैन करते हैं, तो वो कहते हैं फिर आप बैन कर लें, क्योंकि उनको लिए पाकिस्तान को इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि वो उसको जो है देखें। लिहाजा हमें बैन की बात ना हुकूमत को करनी चाहिए, ना किसी और इदारे को करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो तासुर है पाकिस्तान के बारे में कि हम एक बैनिस्तान बन जाते हैं, उसके ऊपर तो बिल्कुल वाज़ेह है गवर्नमेंट, और मेरा मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि कतई तौर के ऊपर हमें जो है ये बात बैन की नहीं करनी चाहिए। और वी मस्ट कंटिन्यू, जिस तरह से आपने कहा, रेगुलेट करना चाहिए। बैन के ऊपर जो है वो बिल्कुल जो है वो हमें नहीं आना चाहिए। जहाँ तक एक ये जो बहुत सारे मुझे पता है कि जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि आप यूट्यूब चैनल ना चलाएँ, क्योंकि वो उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हुए हैं कि जिसमें वो उनको जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब नाउ दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल इशू,
और इसको देखना पड़ेगा कि ये अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में है तो फिर आप उसको कैसे इंटरप्रेट जो है वो कर सकते हैं। तो साहब क्वेश्चन मेरा ये है कि बुनियादी इस्लाम बिल में पंजाब में हुकूमत को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा और हुकूमत में काफ़ी तकसीम नजर भी आई। आप समझते थे कि सच तौर पर गलती थी और ऐसे इशू को टच नहीं करना चाहिए था, खासकर इस मौके पर जब आगे सेंसिटिव वक्त आ रहा है भारत का। देखें नहीं, ये तो एक बिल है ना, मैं तो एक ओवरऑल माहौल की बात, आप मेरा ख्याल उस वक्त सो रहे थे कमरे में जब हमने आपको बुलाया, तो हमने बड़ा ढूंढ के आपको बुलाया है फैज़ान भाई, आपको पता। और उसमें ये मैंने तो पूरा माहौल की बात की है कि ये माहौल ही नहीं होना चाहिए कि हम रोज़ सुबह उठें हमारे MPs और MNAs और ये सोचें कि आज मैं क्या करूं कि मेरा लगे कि मैं सबसे अच्छा मुसलमान हूँ। एक ओवरऑल ही देखें ना, इससे माहौल बड़ा एक एक्सट्रीमिज़म का आएगा और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर जो है मेरे वो तो जवाब दिया ही नहीं अपनी। आपने फैक्टर की बात की, इसमें कभी आपने नेशनल असेंबली ने बिल पास किया म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का। ये बात हमें होम डिपार्टमेंट से पंजाब से पता चली थी, जिन्होंने सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया और वफाक को कहा कि जी बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो पाकिस्तान से तो दूसरी गवर्नमेंट्स आके यहाँ से आके ले जाती हैं, लेकिन हमारा कोई क्रिमिनल दूसरे मुल्क नहीं देते, हालांकि हम भी सिग्नेटरी हैं UN के। तो अब ये इस बिल के पास होने के बाद आप कौन सा ऐसा क्रिमिनल है जिसको बाहर से लाना चाह रहे हैं, या जिसका इसका प्लान आपने किया कि किस क्रिमिनल के खिलाफ आप इसमें पहले तौर पर जाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल जो यूरोपीय यूनियन है या बरतानिया है, दो तरह के माहदे हैं ना। एक माहदा है जो UN के तहत है, फिर उसको रेटिफाई करने होते हैं मुल्कों ने। अब यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के माहदे थे, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो कहते हैं कि आप नहीं करेंगे क्योंकि उनके आइन में वो इलीगल है। तो अब हमारा जो माहदा है वो UK के साथ और इनके साथ, UK के साथ तो मुझे कंफर्म है हो गया, यूरोपीय यूनियन का देखना पड़ेगा कि वो उनमें उन्होंने ये हमने कर दिया है कि अगर हमें आप हवाले करेंगे तो हम आपका जो जज्बात हैं उसको भी हम मद्देनज़र रखेंगे। सो अब वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। बाकी जो आपने कहा है कि उनको वहाँ से वापस लाने वाली बात, बेशुमार लोग हैं जो हमें उनसे चाहिए। हमें अल्ताफ़ हुसैन वापस चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन को लंदन में रख के जो है वो बैठे हुए हैं, और मैं तो कहता हूँ कि ये UK की जो हुकूमत है जो इतना टेररिज्म के ख़िलाफ़ बात करती है और एक चैम्पियन है टेररिज्म की, हमारे यहाँ तो हमारा तो वो सबसे बड़ा टेररिस्ट है जो इस वक्त लंदन में बैठा हुआ है, और उसको वापस जो है वो लाना चाहिए। साइन हो गया नहीं, उसको वो कुछ जो है इसमें लॉ में अमेंडमेंट आई है। सोमरो सर कह दीजिएगा देखें सोमरो साहब, ये तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि नैब को ये चाहिए कि जब आप इस तरह की किसी शख्सियत या ऑफिस होल्डर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें तो आपको मीडिया को, लोगों को सामने आके एक पूरी तफसील रखनी चाहिए कि उनको क्यों बुलाया गया, उनसे क्या सवालात पूछे गए, उन्होंने क्या जवाब दिए और हमारी सस्पिशन क्या है। आप बेशक सवाल जवाब ना लें, ज़रूरी नहीं है, नैब जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो अभी उनके सवालों जवाबों में ना पड़े, लेकिन बहरहाल उनको आके एक्सप्लेन तो करना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, और फिर आपके जो कई सवाल हैं उनका जवाब जो है वहाँ से मिल सकते हैं।